नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी नमन प्रणाम। पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आरपीएससी की जितनी भी भर्ती है और राजस्थान अधीनस्थ की जितनी भी भर्ती है, कुल मिलाकर के राजस्थान स्टेट की जितनी भर्तियां, उनमें हम राजस्थान का इतिहास मैप के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से, बिना कोई रटाफिकेशन के करवाते हैं। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आ चुकी है और दोस्तों आरपीएससी ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया 1913 पदों पर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एमए प्रीवियस कर रखी है और आपने एमए फाइनल एग्जाम देने के आप काबिल हैं, तो आरपीएससी ये कह रही है कि आपको नेट सेट सलेट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे साक्षात्कार के समय। इंटरव्यू से पहले आपको किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट की उसने बात नहीं की है। आप यदि एमए फाइनल दे रहे हो और नेट सेट और सलेट नहीं हो, पीएचडी नहीं हो, फिर भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो आइए हम थर्ड पेपर को तैयार करते हैं। थर्ड पेपर में 50 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होता है वो पेपर सब्जेक्ट का होता है और सब्जेक्ट के एक एक पेपर 75 मार्क्स का होता है और 150 क्वेश्चन उसमें आते हैं, यानी हर क्वेश्चन आधा नंबर का होता है। टोटल रिटन एग्जाम 200 नंबर का होता है, यानी 75 150 और 50 200 और 24 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो थर्ड पेपर राजस्थान जीके और उसमें हिस्ट्री अपने पूरा है, राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री है, कंप्लीटली हिस्ट्री है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में। और हम राजस्थान के हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश पढ़ रहे थे। देखो, चौहान वंश में हमने क्या क्या पढ़ा? चौहान वंश में हमने ये पढ़ा कि हमारा ये राजस्थान, और राजस्थान को देखो कौन कौन से भागों में चौहान साम्राज्य था। हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की सांबर से। राजस्थान में चौहान वंश सांबर में था और सांबर से चौहान वंश कहां गया? अजमेर गया। राजस्थान में चौहान वंश, राजस्थान में चौहान वंश, राजस्थान में चौहान वंश सांबर में था। सांबर से अजमेर, अजमेर की एक दो शाखा गई, वो गई रणथंभौर। इस प्रकार रणथंभौर के चौहानों की साम्राज्य की स्थापना हुई। रणथंभौर के चौहानों के साम्राज्य की स्थापना हुई और रणथंभौर, अजमेर से रणथंभौर गए। अजमेर से एक शाखा, देखो सांबर से अजमेर गई, अजमेर से एक शाखा रणथंभौर गई। रणथंभौर हमने ये पढ़ा कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी के साथ में तराइन का द्वितीय युद्ध किया, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की, गोविंद राज ने, और लगभग 1194 ईस्वी में। तो रणथंभौर के चौहान अजमेर से गए। फिर अजमेर की एक शाखा कहां आई? नाडोल में। नाडोल की एक शाखा आई, वो आई जालोर में। और ये कौन से चौहान कहलाए? जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर से एक शाखा इधर है सिरोही में आई, और सिरोही को प्राचीन समय में देवड़ा वटी कहा जाता था, देवड़ाओं का शासन के कारण, इसलिए ये देवड़ा चौहान कहलाए। सिरोही के चौहान क्या कहलाए? देवड़ा चौहान। फिर नाडोल से एक शाखा सिवाना गई, नाडोल से एक शाखा सिवाना गई, और नाडोल से एक शाखा बूंदी आई, नाडोल से एक शाखा बूंदी आई, और बूंदी से एक शाखा कहां गई? बूंदी से एक शाखा कोटा गई। इस प्रकार ये हमारे चौहानों का, राजस्थान के चौहानों का एक वंश वृक्ष है, राजस्थान के चौहानों का। यानी सांबर सपातलक्ष के आसपास में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहानों की उत्पत्ति की। 551 के बाद में अजय राज का पढ़ते हैं हमने, उन्होंने अजमेर के चौहानों की स्थापना की। अजमेर से एक शाखा रणथंभौर के चौहानों की निकली, अजमेर से एक शाखा नाडोल के चौहानों की निकली, नाडोल से 3 चौहानों की शाखा अलग अलग रियासत में गई। नाडोल से एक गई सिवाना, नाडोल से एक गई जालोर, नाडोल से एक गई बूंदी। नाडोल से जो जालोर गई वो सोनगरा चौहान कहलाए, और जालोर से जो शाखा सिरोही गई वो देवड़ा चौहान कहलाए। नाडोल से जो शाखा बूंदी गई
और बूंदी में हाड़ा चौहान कहलाए। बूंदी में जो चौहान थे वो हाड़ा चौहान कहलाए। और फिर एक शाखा कोटा चली गई। तो इस प्रकार हम चौहानों का जो वर्णन कर रहे थे, सांबर के चौहान हम पढ़ चुके थे, अजमेर के चौहान हम पढ़ चुके थे और रणथंभौर के चौहान हम पढ़ चुके थे। फिर हम आते हैं अजमेर से नाडोल के चौहान और नाडोल से जालोर के सोनगरा चौहान। आज हम नाडोल के चौहान न पढ़ करके सीधे पढ़ रहे हैं जालोर के सोनगरा चौहानों की कहानी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल एकदम याद करने की दृष्टि से पढ़ना है, रटाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए हम पहले जालोर की किस प्रकार जालोर को हमें पढ़ना है। जालोर का अध्ययन हम खूब तरीके से करेंगे। उसका भू राजनीतिक महत्व, जालोर शब्द की उत्पत्ति, जालोर की स्थिति, जालोर के किले को क्या कहा जाता था, उनकी स्थिति आदि आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जालोर शब्द की उत्पत्ति। जालोर शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद में हम पढ़ेंगे जालोर शब्द की उत्पत्ति के बाद में जालोर की भू राजनीतिक स्थिति। जालोर की भू राजनीतिक स्थिति। आज जब हम आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा भू राजनीति पे चर्चा होती है। और भू राजनीति ही किसी देश का, राष्ट्र का भविष्य निर्धारित करता है कि भू राजनीति के माध्यम से वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व के ताकतवर देशों को और विश्व के गरीब देशों को किस प्रकार साधता है। तो प्राचीन समय में जो रियासत होती थी, वो रियासत किस प्रकार इन इतिहास के राष्ट्रों के अन्य देशों को साधने का जो कार्य करते थे, वो भू राजनीति होती थी। तो जालोर की भू राजनीति किस प्रकार स्थिति थी, भू राजनीतिक स्थिति कैसे थी जालोर की भू राजनीतिक स्थिति, ये हम जालोर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जालोर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जालोर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। जालोर के ऐतिहासिक महत्व के बाद में हम जालोर के जो सोनगरा चौहान है, जालोर के सोनगरा चौहानों के इतिहास के स्रोत, यानी जालोर के सोनगरा चौहानों के इतिहास के स्रोत क्या क्या थे। और अगला हमारा जो पॉइंट होगा, जालोर के सोनगरा चौहानों की राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक उपलब्धियां और उनका सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो उपलब्धियां उनके राजाओं के माध्यम से थी, उन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बाद में जो हमारा, जैसे हम राजनीतिक उपलब्धि चौहानों की, सोनगरा चौहानों की राजनीतिक उपलब्धि, सोनगरा चौहानों की सांस्कृतिक उपलब्धि, सोनगरा चौहानों की सांस्कृतिक उपलब्धि, सोनगरा चौहानों की सामाजिक उपलब्धि। जैसे इनकी सामाजिक उपलब्धि के बारे में हम जब पढ़े तो हम सोनगरा चौहानों में वीरमदेव चौहान की जो बात पढ़ते हैं, और वीरमदेव चौहान वो था जो हमें एक बड़ी सामाजिक उपलब्धि देके गया कि उन्होंने गैर समाज के अंदर, गैर धर्म के अंदर और विजातीय बेमेल विवाह को मान्यता नहीं दी। उसने दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी, अपने धर्म को निभाया, और वो थे वीरमदेव चौहान। और उन्होंने उस अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा थी, फिरोजा को स्पष्ट मना कर दिया शादी करने के लिए, और ये कह दिया कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़नी जू त्रुकड़ी से तो पश्चिम में उगे भाण। यानी ये उनकी एक सामाजिक उपलब्धि थी। उन्होंने समाज के अंदर विसंगतियों को रोकने के लिए भी उस समय एक जबरदस्त कार्य किया था। ये उनकी सामाजिक उपलब्धि थी। और इस प्रकार हम उनकी सामाजिक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि ये पढ़ेंगे। और उनका जो वंश वृक्ष है, यानी जो जालोर यहाँ स्थित है, इनमें जो राजा हुए, उनके जैसे राजा थे कीर्तिपाल। सर्वप्रथम संस्थापक राजा थे कीर्तिपाल।
कीर्तिपाल के बाद में जो उनके दूसरे जो राजा आते हैं उनका नाम है समर सिंह। कीर्तिपाल, सोनग्रा चौहान, कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह के बाद में उनका राजा आता उदय सिंह, उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में उनका अगला जो राजा था वो था चाचिंग देव, और चाचिंग देव के बाद में जो राजा आते हैं वो है सामंत सिंह, सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद में जो राजा आते हैं वो थे कानड़देव चौहान, कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान का पुत्र वीरमदेव चौहान, कानड़देव चौहान का पुत्र वीरमदेव चौहान। तो इस प्रकार हम इनके आज के हमारे अध्ययन के अंदर हम कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव और सामंत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इन राजाओं का वर्णन आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और अगली हमारी जो क्लास होगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और वो होगी कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान की कहानी। तो इस प्रकार हम सोनग्रा, जो जालोर के सोनग्रा चौहान है, उनमें जो राजा हुए कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह सोनग्रा चौहान, उदय सिंह सोनग्रा चौहान, चाचिंग देव सोनग्रा चौहान, सामंत सिंह सोनग्रा चौहान, कानड़देव सोनग्रा चौहान और वीरमदेव सोनग्रा चौहान, इनकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज हमारा जो अध्ययन का क्षेत्र होगा वो होगा कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह, और फिर सोनग्रा चौहानों की जो जालोर की रियासत थी, जालोर का जो उनका शासन था वो क्या क्या भू राजनीतिक महत्व रखता था, उनके इतिहास के स्रोत क्या है, इनके बारे में, और फिर हम दो राजाओं के बारे में, कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान का जो वीडियो होगा हमारा, वो हमारा अगले एपिसोड में होगा। तो इस प्रकार जो आज हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जालोर के सोनग्रा चौहान। अब देखो, हम शुरुआत में इसकी भू राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, यानी जालोर की भू राजनीतिक स्थिति क्या है। क्या लिखेंगे हम? जालोर की भू राजनीतिक स्थिति, भू राजनीतिक स्थिति यानी जालोर, ऐसे सीधे सीधे शब्दों में कह दिया जाए तो उस समय जालोर का महत्व, उस समय जालोर का क्या महत्व था और वर्तमान में जालोर का महत्व क्या है। देखो, ये हमेशा सीमावर्ती जिला रहा, यहां ऐसे जालोर है, सिरोही का पड़ोसी है इधर, और इधर ये पाली का पड़ोसी है वर्तमान में, इधर ये बाड़मेर का पड़ोसी है। तो इस प्रकार ये जालोर है, और जालोर में यहां एक किला था उस समय, और उस किले का नाम था, एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था सुवर्णगिरी। क्या नाम था? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी बोलते बोलते मुंह को, जबान को, जीभ को टेढ़ा नहीं करना पड़े, और राजस्थानियों की भाषा, राजस्थानियों का एक सीधा सा स्वभाव है कि वो कोई शब्द को सीधा कर देते हैं, बोलने में आसान हो ऐसा कर देते हैं। तो सुवर्णगिरी, इतना टेढ़ा शब्द कौन बोले, धीरे धीरे ये बिगड़ता 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 अपभ्रंश हो गया, और अपभ्रंश होकर के सुवर्णगिरी को क्या कहा जाने लगा? सोनगढ़ कहा जाने लगा। और ये सोनगढ़ का किला उस समय, और आज के इधर हमारी जो लूणी नदी बहती है, लूणी की सहायक नदी है वो है जवाई नदी, और जवाई की एक सहायक नदी है सूकड़ी नदी। तो सुवर्णगिरी का किला सूकड़ी नदी के किनारे स्थित था। कहां स्थित था? सूकड़ी नदी के किनारे। सूकड़ी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी की, जवाई नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की सहायक नदी है। और लूणी नदी कहां से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अन्ना सागर झील से, सरस्वती और सागरमती नाम से निकलती है, गोविंदगढ़ के पास मिलती है, 6 जिलों में बहती है, और पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा कहलाती है। यदि पश्चिमी राजस्थान की नहर के बारे में पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर, IGNP मरु गंगा कहलाती है। नदी में पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी है, लगभग 350 किलोमीटर है। राजस्थान में ये 330 किलोमीटर के आसपास बहती है। उस लूणी की सहायक नदी है जवाई नदी।
और ज्वाई नदी पे बांध बना हुआ है, ज्वाई बांध, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, वो ज्वाई नदी। उस ज्वाई नदी की सहायक नदी है सूकड़ी नदी, और ये सूकड़ी नदी के किनारे है। लूणी नदी की सहायक नदियों में सूकड़ी 2 से 3 आती है, सूकड़ी फर्स्ट, सूकड़ी सेकंड और सूकड़ी थर्ड। तो इस प्रकार ये सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला स्थित है। अब देखो बात आती है कि जालोर शब्द सर्वप्रथम कहां मिलता है हमारा। अगर यदि बात की जाए तो जालोर सबसे पहले कहां मिलता है, जालोर की पुराणों में भी मिलता है और ऐतिहासिक साहित्यों में मिलता है, लेकिन हमारे लिखित साक्ष्यों में इनका जो प्राचीन नामों में जब नाम आता है तब ये हमारा राजस्थान में वस्त्रों की नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी नाम से एक जिला प्रसिद्ध है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले की एक वर्तमान में उपखंड है जिसका नाम है बिजोलिया, और इस बिजोलिया में एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसे बिजोलिया का शिलालेख कहते हैं। और बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी का है, 1170 ईस्वी का। ऐसा कहा जाता है कि दिगंबर जैन श्रावक कौन थे? दिगंबर जैन श्रावक थे लोलाक ने लगवाया था। किसने लगवाया था? लोलाक ने लगवाया था। और लोलाक ने किसकी स्मृति में लगाया? जैन मंदिर की स्मृति में। और वहां एक टांका बनाया, कुंड बनाया। उस कुंड की स्मृति में भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर की दीवार में लगाया। कहां लगा हुआ है? पार्श्वनाथ के मंदिर की दीवार में लगा है, पार्श्वनाथ के मंदिर में, कुंड की स्मृति में और मंदिर की स्मृति में। और जैन श्रावक थे लोलाक ने उस मंदिर की दीवार में लगाया था, जिसे बिजोलिया का शिलालेख कहते हैं। बिजोलिया के शिलालेख की सबसे बड़ी बात क्या है? बिजोलिया के शिलालेख की सबसे बड़ी बात है कि इसमें चौहानों की उत्पत्ति बताई है, और वही वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पत्ति बताई है। वो कौन से शिलालेख से बताई है? बिजोलिया के शिलालेख से बताई है। तो बिजोलिया के शिलालेख का जो ऐतिहासिक महत्व है वो हमें चौहानों की उत्पत्ति के महत्व से बताता है, वो भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताता है। अब देखो, यदि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पत्ति बताई है तो चौहानों का वहां अपने को खूब सारी जानकारियां मिलेगी। लेकिन आज हमारा जो जालोर के सोनग्रा चौहान पढ़ रहे हैं, सोनग्रा चौहानों में जो जालोर है, उस जालोर का प्राचीन नाम इसी बिजोलिया शिलालेख में क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। इसका नाम जबालीपुर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में अनेक नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, जैसे सांचौर का सत्यपुर मिलता है। भीनमाल को सरीमाल कहा था, भीनमाल को बिजोलिया शिलालेख में सरीमाल कहा था। और नाडोल को नड्डुल कहा गया है। क्या कहा गया है? नड्डुल कहा गया है। नाडोल को नड्डुल कहा गया है। और इसी प्रकार खूब सारे नाम मिलते हैं, जिसके अंदर है बिजोलिया को भी नाम मिलता है, जिसे विज्ञावली कहा गया है। तो इस प्रकार बिजोलिया खुद का नाम, मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर है, अभी उपखंड है, मांडलगढ़ का नाम मंडलपुर मिलता है। ये सारे बिजोलिया शिलालेख में प्राचीन नगरों के नाम मिलते हैं। तो जालोर का नाम बिजोलिया शिलालेख में जबालीपुर मिलता है। जब बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में लगा और चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताया गया, तो निश्चित रूप से बिजोलिया शिलालेख चौहानों के इतिहास के जानने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। और उसमें इन नगरों के नाम अलग अलग बताएं, जैसे जालोर का जबालीपुर, सांचौर का सत्यपुर, भीनमाल का सरीमाल, ऐसे ही विज्ञावली बिजोलिया का, नड्डुल नाडोल का, दिल्ली का, ऐसे नाम ऐतिहासिक नगरों के नाम बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। बात आती है जालोर को जबालीपुर जब प्राचीन साहित्य में बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अब देखो जालोर शब्द कहां से आया? जालोर शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर के बना। एक तो था जाल और दूसरा था लोर। जाल और लोर। देखो, जाल एक वृक्ष है। जाल क्या है? एक वृक्ष है। जाल एक वृक्ष है जो गहरा होता है और उसकी शाखाएं खूब फैली हुई होती है और जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, जमीन के नीचे होता है।
और मई जून में सबसे ज्यादा ठंडक देने वाला जाल का वृक्ष होता है, जिसके नीचे आप लंबे समय तक आराम से सो सकते हैं, बिना एसी के, बिना पंखे के। तो वो है जाल वृक्ष। और ये जाल वृक्ष लवणीय भूमि में ज्यादा होता है और लवणीय पानी को सोखता है, और इसकी जो पत्तियां होती है वो भी थोड़ी लवणीय होती है। तो जाल वृक्ष जालोर में पाया जाता है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा जाल। और इस जाल वृक्ष के जो फल आते हैं उसे पीलू कहते हैं, और पीलू जब सूख जाते हैं तो उसे कोकड़ कहते हैं, कोकड़। और कोकड़ को राजस्थान का, मारवाड़ का किशमिश कहा जाता है। कोकड़ को राजस्थान के, मारवाड़ का किशमिश कहा जाता है। जैसे खेजड़ी होती है, खेजड़ी के क्या सांगरी आती है, हरी होती है तब सांगरी होती है, जब ये सूख जाती है तो वो खोका कहलाती है। ऐसे ही पीलू, उसका जाल वृक्ष का जो फल है जब हरा होता है और बिना सूखे हुए उसे पीलू कहते हैं, और उसकी बनावट अंगूर जैसी होती है। इसे राजस्थान का अंगूर कहा जाता है, इसे राजस्थान का अंगूर कहा जाता है। और जब पीलू सूख जाता है तो वो एकदम टेस्टी हो जाता है, और उसे कहते हैं कोकड़। और कोकड़ को हमारे मारवाड़ की किशमिश कहा जाता है। तो ये बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जाल होता है। और बाड़मेर, जालोर, सिरोही के अंदर कोई बाढ़ होती है खेत की, या कोई ऐसी सीमा होती है, उस सीमा को कहते हैं लोर। यदि आपको किसी एक खेत से दूसरे खेत जाना है, किसी के घर जाना है, और आप रास्ता पूछोगे कि मुझे फला फला व्यक्ति के घर जाना है, तो वहां लोग ये कहेंगे कि सामने वाला जो लोर दिख रहा है, यानी सामने वाली जो बाढ़ दिख रही है, उस बाढ़ से आपको इधर घूम करके जाना है। यानी वो लोर शब्द क्या है? लोर शब्द सीमा से बना है, सीमा से, बाढ़ से। इस प्रकार जालोर शब्द की जो उत्पत्ति है, जालोर शब्द की उत्पत्ति जाल वृक्ष की अधिकता वाले, उस जाल वृक्ष की अधिकता वाले सीमा वाले क्षेत्र से ली जाती है। जाल वृक्ष की अधिकता वाले, सीमा वाले, यानी जाल वृक्ष की सीमा वाले जो क्षेत्र है, उससे एक प्रतिबंधित एरिया कर दिया कि जाल वृक्ष की अधिकता वाले जो सीमा से घिरा हुआ क्षेत्र है वो जालोर कहलाया। तो जालोर शब्द इस प्रकार अस्तित्व में आया। बिजोलिया शिलालेख में इसका नाम जबालीपुर मिलता है। अब देखो इसका ऐतिहासिक महत्व, हम इसे ऐतिहासिक क्या महत्व था इसके बारे में बात करते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व यह था कि जब ह्वेनसांग राजस्थान आया था, और वो भी भीनमाल आया था। कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग तिब्बती और चीनी यात्री था, और वो इस पवित्र देश भारत की महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली आया था। खोजता खोजता, घूमता घूमता जब ये भीनमाल आया, ये जालोर के अंदर है एक शहर है भीनमाल। जालोर में, यहाँ जालोर, यहाँ उपखंड पड़ता और यहां पड़ता भीनमाल, यहां पड़ता रानीवाड़ा, और यहां पड़ता सांचौर। ये जब भीनमाल आया तो भीनमाल इसको एक जबरदस्त देखा उसने, कि भीनमाल को उसने अपनी, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की, और भीनमाल का उसने सी यू की का गुर्जर रात्रा प्रदेश में उल्लेख किया। उसने कहा कि ये उस समय कौन सा भाग कहलाता था? गुर्जर रत्रा कहलाता था, यानी गुर्जरों का प्रदेश, और वो भी गुजरात से लगा हुआ। तो उसने गुर्जर रत्रा प्रदेश के रूप में उल्लेख किया है भीनमाल का। इसका मतलब ह्वेनसांग ने भी भीनमाल का महत्व बताया है। कवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा, वो भीनमाल के थे, और ब्रह्मगुप्त वो भी भीनमाल के थे। तो भीनमाल एक खुद ऐतिहासिक नगरी है, और उसका ह्वेनसांग ने, जब हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग तीर्थ यात्री आया था, उसने अपनी पुस्तक सीयू की में इसे गुर्जरात्रा प्रदेश का हिस्सा बताया है। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व था। दूसरा इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, और एक इतिहासकार है डॉक्टर गौरीशंकर, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद एच ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यानी डॉक्टर गौरीशंकर एच ओझा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक पुस्तक लिखी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। आपको इतिहास में याद रहे पुस्तकें, इसलिए मैं यहाँ लिख भी
देता हूं कि कौन कौन सी पुस्तकें उनकी थी। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा की जो पुस्तक थी तो उसका नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उनमें चौहानों का द अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसमें उन्होंने चौहानों का वर्णन किया है, चौहानों का वर्णन किया है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि जो जालोर का किला है, जो सुवर्णगिरी है, जालोर के किले को जो सुवर्णगिरी कहा जाता है क्योंकि ये सुवर्णगिरी पर्वत पर स्थित था, जिसे सोनगढ़ भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इसमें सर्वप्रथम पर्तियारों का शासन था और ये गुजरात प्रदेश का जब शासन था तब इस जालोर के किले पे किसका शासन था? पर्तियारों का। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बताते भी हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम पर्तियार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और एक उल्लेख करते हैं कि वत्सराज के समय भी ये इस पर शासन रहा, यानी नागभट्ट प्रथम और वत्सराज का शासन जालोर के सुवर्णगिरी सोनगढ़ पर रहा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर यह कहते हैं कि जालोर के किले का निर्माण, जो सुवर्णगिरी है उस किले का निर्माण, सुवर्णगिरी किले का निर्माण है जो पर्तियारों ने करवाया। यह डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि सुवर्णगिरी किले का निर्माण किसने करवाया? पर्तियारों ने करवाया। और पर्तियार ही सर्वाधिक मान्य है। आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा उसमें पर्तियारों का जालोर के किले का निर्माणकर्ता के रूप में जो है ऑप्शन सही माना गया। अब देखो डॉक्टर हीराचंद ओझा है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा कि कालांतर में क्या हुआ कि 10वीं शताब्दी, डॉक्टर हीराचंद ओझा जालोर के किले का निर्माण परमारों को मानते हैं, परमारों को मानते हैं और वो कहते हैं कि यहां जालोर के किले का निर्माण परमारों ने करवाया था। अब क्वेश्चन परमारों का भी पूछा हुआ है और पर्तियारों का भी पूछा हुआ है, लेकिन सर्वाधिक मान्य जो मत है वो पर्तियारों ने सुवर्णगिरी किले का निर्माण करवाया था, सोनगढ़ किले का निर्माण करवाया था, ये पर्तियारों का लिया जाता है। डॉक्टर हीराचंद ओझा परमारों को मानते हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा पर्तियारों से मानते हैं। अब देखो 10वीं शताब्दी में यहां पड़ता मालवा और मालवा का मुंज परमार था। मुंज परमार ने जालोर के किले पर अधिकार कर लिया और कालांतर में परमार, कभी तो यहां जालोर के पास में ये जो स्थान है यहां पड़ते हैं चालुक्य, तो जालोर के परमार कभी तो चालुक्य के सामंत रहे और कभी चालुक्य परमारों के सामंत रहे, यानी कभी परमार हावी हो गए और कभी चालुक्य हावी हो गए। और इस प्रकार परमार और जो चालुक्य थे वो एक दूसरे को हराना जीतना चलता रहा। लेकिन डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी कहते हैं कि इनका निर्माण पर्तियारों ने करवाया हो और परमारों ने इनका पुनर्निर्माण करवाया हो, और उसमें भी धारावर्ष परमार था, धारावर्ष परमार ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। तो इस प्रकार जालोर के सुवर्णगिरी सोनगढ़ का निर्माण, उस किले का निर्माण जो सूकड़ी नदी के किनारे हैं, और सूकड़ी नदी जो ज्वाई नदी की सहायक है और ज्वाई नदी है वो लूणी की सहायक है, उस सूकड़ी नदी के किनारे सुवर्णगिरी किले का निर्माण पर्तियारों ने करवाया और पर्तियारों के बाद में परमारों ने करवाया। पर्तियारों का निर्माण कौन बताता है? वो बताता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। और परमारों का निर्माण कौन बताता है? वो बताता है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी कहते हैं कि परमारों में मुंज ने जो आक्रमण किया, कालांतर में कभी चालुक्य के परमार सामंत रहे, कभी परमार चालुक्य के सामंत रहे और चालुक्य कभी परमारों के सामंत रहे। एक दूसरे को जो भी शासन करने वाला व्यक्ति मजबूत हुआ उसने दूसरों को सामंत बना लिया, लेकिन धारावर्ष ने उसने कहा कि पुनर्निर्माण करवाया। तो सही मान्य तथ्य क्या हो गया कि पर्तियारों ने जालोर के किले का निर्माण करवाया और बाद में परमारों ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। अब अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो उसके उत्तर है अलग अलग हिसाब से दिए जाएंगे। तो ये हमारी जालोर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। ह्वेनसांग ने अपनी किताब सियुकी में जब वो यहाँ हर्षवर्धन के समय आया उसने जालोर को गुर्जरत्रा प्रदेश का हिस्सा बताया, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी कहा कि ये पर्तियारों की राजधानी रहा, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज ने यहाँ शासन किया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा
परमारों से उल्लेख मानते हुए परमारों का भी वर्णन करते हैं। और इस प्रकार मुंज का शासन और धारावर्ष का शासन यहाँ रहा। कालांतर में यह कहा जाता है कि यहाँ परमार शासक था, वो था कुंतपाल, कुंतपाल, और एक शासक था विशल, विशल, विशल सिवाना दुर्ग का राजा था। विशल सिवाना जो जालोर के पास में बाड़मेर में पड़ता है वर्तमान में, और कुंतपाल जो है वो परमार राजा था और अंतिम परमार राजा था। इस अंतिम परमार राजा को एक दैया सरदार ने धोखा दिया। किसने दिया? दैया सरदार ने। और ये दैया सरदार का धोखा हम कानड़ देव जब पढ़ेंगे कानड़ देव के बारे में, तब एक दैया सरदार था बीका, बीका ने भी कानड़ देव को धोखा दिया था। और इस प्रकार कुंतपाल जो परमार शासक था अंतिम रूप से, उसको धोखा भी एक दैया सरदार ने दिया। इस प्रकार परमारों का अंतिम शासक जालोर का कौन था? कुंतपाल था। और साथ में विशल का सिवाना का उल्लेख भी हमने पढ़ने को मिलता है। अब देखो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद में इसका भू सामरिक महत्व, भू राजनीतिक महत्व, जिसे अपन कह सकते हैं भू सामरिक महत्व। इसका भू सामरिक क्या महत्व था उस समय? भू सामरिक महत्व क्या था उस समय? इसका भू राजनीतिक क्या महत्व था? यानी जालोर ऐसी कौन सी स्थिति पे था कि सबके मुंह में लार टपकती थी जालोर को प्राप्त करने के लिए, जालोर को जीतने के लिए। ऐसा जालोर में क्या था कि सब लोग उसे जीतना चाहते थे और सब लोग उसे प्राप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार हम जालोर की भू राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं।